डबल सॉल्ट के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेकिन देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की यदि अपन बात करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ठीक है, these are also called कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। इनको हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोलते हैं। एंड लैटिस कंपाउंड, लैटिस कंपाउंड भी इनको हम होते क्या है, द एडिशन कंपाउंड which retain their identity in solid form, solid state as well as liquid state are called complex। क्या करें, जो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। आइडेंटिटी रिटेन रखने का मतलब क्या है कि जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे तब ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से आयंस में सेपरेट नहीं होते। ठीक है, यहां हमने लिक्विड स्टेट लिखा है, आप यहां लिख सकते हो, एक दूसरा वर्ड भी दिया हुआ है बुक में, डिसॉल्विंग। These compounds cannot dissociate completely in their ions. So these cannot lose their identity। इसलिए क्या होगा, इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी। ठीक है, पहले इतना लिखो, पहले फटाफट बेटा। ये राम जरूरी है। ऐसी दूसरे के नहीं खाते कभी, अपनी हमेशा ताकत खराब हो जाती है भयंकर।
हाँ बेटा लिख लिया होगा। नेक्स्ट, in these compounds the metal ion is joined by some ions or neutral atoms, neutral molecules with the help of coordinate bond. It is called complex ion or coordinate sphere. This part cannot dissociate into ions by dissolving in water. That is, complex salt have minimum one complex ion देखो इन शॉर्ट यदि हम पूरे में देखें तो इनमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है कि मेटल जो होते हैं कुछ आयंस से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं और वो भी किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और जब हम बात करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होती, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल K4FeCN6, यदि मैं इसको वाटर में डाल दूं तो वाटर में डालने पर ये टूटेगा 4K प्लस प्लस FeCN6 माइनस K4FeCN6। जैसे हमने इसको तोड़ा तो यहाँ 4K प्लस प्लस FeCN6, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें ये मेटल है, Cn नेगेटिव आयन है। मेटल नेगेटिव आयनों से डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंबाइन है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। जनरली हम ये कहते हैं कि कोई भी दो आयन्स यदि हो तो हम उसको वाटर में यदि डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाती है, दैट मींस आयोनिक बॉन्ड वाटर में टूट जाता है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई जो कि वाटर में डिसोसिएट नहीं होगी। बात क्लियर बेटा? डाउट किसी को यहां तक भाई? नो सर। दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस याद रखें। डिफरेंस क्या है कि डबल सॉल्ट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है भाई, लिखो इसको फटाफट। लिख लिया भाई?
यस सर। लिख लिया सभी ने? अरे बोलो तो सही भाई, कोई लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स चलो आगे देखें। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि हमें इस टॉपिक में केवल और केवल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पढ़ना है, दूसरा कोई पॉइंट हमें इसमें नहीं पढ़ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होंगे? K4FeCN6। देखो सबसे पहले हम इसको देखे हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? आयोनिक स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका दूसरा नाम होता है काउंटर आयन और इसका होता है कॉम्प्लेक्स आयन। इसके अंदर ये जो मेटल है इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, इन शॉर्ट CMI बोलते हैं। इससे अटैच न्यूट्रल और आयोनिक ग्रुप्स क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे? ये लिगेंड्स कहलाएंगे। ये जो यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है, ये जो पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। निकालने में यूज होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहेंगे, इसका यूटिलाइजेशन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? ये सभी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। बोले बेटा। हाँ जी सर लिगांस मतलब? क्या बेटा? लिगांस मतलब क्या होता है? देखो सीधा सा है कि ये वाला पार्ट क्या है? आयोनिक स्फीयर। अब ये होते क्या है, इन सब की डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे। अभी यही मतलब जो जो अपन ने पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये केवल नाम लिखे हैं, होते कहां पर कैसे हैं वो हमने इंडिकेट किए हैं, लेकिन अब इनका मीनिंग क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, वो अब अपन पढ़ेंगे अब। ठीक है बेटा, तो लिखें, लिखो आप, इसके बाद अपन फिर स्टार्ट करते हैं, फिर अपन उसमें देखेंगे। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, राइट द डिफरेंसेज बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
हाँ बेटा, मैं आपके ग्रुप पर ऑलरेडी अभी इसका आंसर भेज चुका हूं, उसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना। 4 डिफरेंसेज आपको मैंने भेज दिए हैं। डिफरेंसेज वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताए हैं, केवल वो एक पैराग्राफ स्टाइल में आपको लिखने हैं। ध्यान रहे, डिफरेंसेज हमेशा आप बीच में लाइन खींच के लिखोगे, एक साइड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक साइड में डबल सॉल्ट। यदि आप इसको पैराग्राफ में लिखते हो तो आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। डाउट बेटा कोई? देख लिया आप सभी ने, आपके उस पर व्हाट्सएप पर आंसर होगा ये। यस सर। चलो देखें आगे। सबसे पहले इसमें अपना पहला सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इसमें पहली अपनी डेफिनेशन आती है सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है? द मेटल आयन which is joined by two or more than two neutral molecules or ionic groups in complex ion is called CMI. The metal ion which is joined by two or more than two neutral molecules, या तो molecules कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे या आयोनिक होंगे। आप लोगों के लिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये जो आयोनिक ग्रुप्स हैं वो आपको केवल नेगेटिव ग्रुप्स दिए होंगे, आपको पॉजिटिव ग्रुप्स की बात नहीं की गई है। तो ध्यान रहे कि यहाँ आपको केवल नेगेटिव ग्रुप्स आपको मिलेंगे। इसमें यदि हम देखें each CMI, it has tendency to accept electron pair from joined groups और molecules। क्या करते हैं ये? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करो। हाँ बेटा अमन, सर। हाँ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड। तो ये क्या होंगे? देयरफॉर it acts as a Lewis acid। तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। हाँ जी आर्यन, आर्यन। हाँ बेटा, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की? डोनेट करने की। डोनेट करने की। अब यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन हो सकती है मेटल्स की जो एक्सेप्ट करते हो? हाँ भाई, कोई और, कोई भी बताना चाहे?
देखो बेटा, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है, मेटल ही नहीं कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो जरूरी है कि उसके पास एक कम से कम एक ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल उस पर होनी चाहिए। लेकिन अब वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास है, ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है? हाँ देवेश, यस सर। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगी? सर सेकंड ग्रुप के मेटल्स। सेवेंथ ग्रुप के मेटल्स, सेकंड सेकंड सेकंड। ग्रुप के मेटल्स। और कुछ बेटा किसी का? यस सर। देखो इसके अंदर यदि हम देखें तो किसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स किसमें होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जैसे जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपन डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते भी हम उन्हीं को हैं जिनमें कम से कम एक क्या हो? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो इसलिए क्या होगा कि यहां जो हम पढ़ेंगे जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स की अपन बात करेंगे। तो पहले इसको लिख लें, फिर एक सेंटेंस अपन लिख लेते हैं। हाँ जी, लिख गया बेटा? देखिए आगे, these metals have minimum one vacant orbital to accept electron pair. Therefore, generally transition metals are used as CMI in complex compounds. Example, NiCO का होल 4, CuNH3 का होल 4, SO2। इसमें CMI कौन है? इसमें यदि हम CMI देखें तो CMI कौन है? इसके अंदर निकिल,
निकेल क्या होगा इसमें? CMI। इसमें CMI देखें तो कौन होगा? कॉपर। यहां निकेल है, यहां पर कॉपर। बोलो भाई डाउट यहां तक? हाँ जी, लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया ना बेटा? हटा दूं इसको? नेक्स्ट, लिगेंड्स। अगला कौन सा पोर्शन है अपना? दूसरी डेफिनेशन लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या होते हैं? द न्यूट्रल और आयोनिक ग्रुप्स which are directly joined or bonded with CMI in complex ion are called ligands. पहली बात, द न्यूट्रल और आयोनिक ग्रुप। आयोनिक ग्रुप में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में नेगेटिव को प्रेफर किया है और जनरली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेगेटिव को ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ जो डायरेक्टली अटैच होगा CMI से, उसी को हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल PuNH3 का होल 4SO4, तो इसमें लिगेंड कौन होगा? रचिता बेटा, रचिता सर NH3। कौन सा होगा? जो कॉपर से डायरेक्टली अटैच है, तो क्या हो गया? NH3। आपने कहा CONH3 का होल 4 होल थ्राइड, SO4 का होल थ्राइड -3। अब लिगेंड कौन सा है? NH3। हाँ जी, अब लिगेंड कौन सा है? सौम्य, NH3। सौम्य। यस सर, यस। हाँ बेटा, कौन सा है लिगेंड? NH3 और SO4 दोनों। अब इसमें NH3 और SO4 दोनों होंगे, तो पहली बात का मतलब ये नहीं है कि इसमें SO4 हो नहीं सकता है। अब फिलहाल में SO4 इस ब्रैकेट के बाहर है, Cu से डायरेक्ट अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ SO4 लिगेंड नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि लिगेंड्स जो डिब्बे के अंदर आएंगे वो सब लिगेंड्स होंगे CMI को छोड़कर। जो CMI है उसे छोड़ करके सभी लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स अपने 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है किसी भी मेटल की बॉन्ड बनाने की, उतने उसमें लिगेंड्स हो सकते हैं। बात क्लियर भैया? नेक्स्ट,
ligands have minimum one electron pair or lone pair, and these have tendency to donate electron pair. So these act as लुईस बेस। इसीलिए ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। हाँ जी, बोले भाई डाउट इसमें यहां तक? नो सर। क्या होंगे ये? लुईस बेस होंगे। ऐसे मेटल क्या होते हैं? लुईस एसिड, और ये क्या होते हैं? लुईस बेस। और आपको कल बताया था एसिड और बेस के बीच में डेटिव बॉन्ड बनता है, इसीलिए इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ भाई, लिख गया? नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो सबसे पहले लिगेंड्स को चार्ज के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया गया, चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। और चार्ज कौन कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। यानी पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, उसके बेसिस पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे मोनोडेंटेट, दूसरा बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और है हेक्साडेंटेट। एक लिगेंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम डेंसिटी 6 हो सकती है, यानी कि एक लिगेंड ज्यादा से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 से ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। इसके बाद देखें, अगला है अकॉर्डिंग टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। एक स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा क्या होगा? वीक। तीसरा, स्पेसिफिक लिगेंड्स। पहला एम्बीडेंटेट लिगेंड
और दूसरा क्लेट लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड और क्लेट लिगेंड, ये सभी लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। बात क्लियर हुई भैया? यस सर। तो सर डेंटिसिटी मतलब इनके बारे में पढ़ते हैं। डेंटिसिटी अभी आएगा बेटा वर्ड, तब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। इनको एक एक करके इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। लिख लिया बेटा? सर ये स्पेसिफिक लिगेंड्स में क्या लिख रहा है दूसरा? बेटा थोड़ा तेज बोलो। सर स्पेसिफिक लिगेंड्स में दूसरा क्या लिख रहा है? क्लेट लिगेंड, CHELEATE, क्लेट लिगेंड। आई थिंक लिख लिया होगा ये। यस सर। ठीक है, आइए। अकॉर्डिंग टू चार्ज, पहला अपना कौन सा है? पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात वो ही कि चार्ज क्या होगा इसका? पॉजिटिव। लिगेंड पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सफिक्स, इस पर सफिक्स लगेगा ईएम। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसमें ईएम सफिक्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH2NH3 प्लस हाइड्रेजेनियम। नाम क्या होता है इसका? हाइड्रेजिन। लेकिन जैसे ही इसमें प्लस चार्ज आया, इसके नाम में ईएम सफिक्स लग गया, हाइड्रेजेनियम। कुछ बुकों में हाइड्रेजीनियम भी लिखा हुआ है, ZINI भी लिखा हुआ है,
और कुछ में ZANIUM भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई। और देखें Cl प्लस क्लोरोनियम, सेकेंड नेगेटिव लिगेंड। क्या होगा नेगेटिव लिगेंड के लिए? चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। सफिक्स क्या होगा? ओ सफिक्स लगेगा, लास्ट में ओ सफिक्स आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल Cl माइनस। संजना बेटा Cl माइनस का नाम क्या होता है? संजना यस सर। Cl माइनस को क्या कहते हैं बेटा? सौम्य बेटा सर क्लोरीन। कृतिक क्लोरो क्या? क्लोरो कहते हैं शायद। देखो Cl माइनस यदि है तो इसका नाम होता है क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? क्लोराइड। आपको क्या करना है, यदि कोई भी नेगेटिव आयन लिगेंड की फॉर्म में आ रहा है तो आपको उसके नाम में से ई को हटा करके उसकी जगह ओ लगा देना है। क्लोराइडो नाम क्या हो गया इसका? क्लोराइडो। इसको हम क्लोरो भी बोल सकते हैं लिगेंड की फॉर्म में, लेकिन यदि आप एक ही तरीके से याद करोगे तो आपको ज्यादातर लिगेंड याद हो जाएंगे। मैंने आपसे पूछा बताओ CO3-2 का नाम क्या होगा? हाँ बेटा यस सिंगल। यस कार्बोनेट। क्या बेटा? कार्बोनेट आयन। CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, कार्बोनेट में यहाँ ई आता है उसको हटा के ओ लगा देंगे। क्या नाम हो जाएगा? कार्बोनेटो। नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड। क्या होगा न्यूट्रल लिगेंड? चार्ज, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। सफिक्स, these have not a specific suffix, इसमें कोई भी स्पेसिफिक सफिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल H2O, क्या नाम होगा? एक्वा। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक्वा। NH3, क्या नाम हो जाएगा? एमीन। ध्यान रहे डबल एम है, सिंगल एम नहीं है। सिंगल एम एमीन उसमें आता है जब हम NH2 ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। आईयूपीएसी आपने पढ़ी होगी, उस टाइम पर आपने लिखा होगा एमीन, यहां डबल एम आएगा। अब देखो ना तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन सफिक्स नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, कभी भी कोई भी कॉमन सफिक्स नहीं आएगा, नॉमिनली इसका नाम है। बोले भाई डाउट इसमें? फटाफट लिखो इसको।
हाँ लिख लिया बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट डेंटिसिटी। अगला अपना वर्ड है डेंटिसिटी। आइए क्या होता है? द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स which can formed by a ligand with CMI is called denticity of ligand. कोई भी लिगेंड जितने भी बॉन्ड बनाएगा, जितने डेटिव बॉन्ड बनाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। बात क्लियर हुई भैया? डाउट कोई इसमें? लिख लो इस डेफिनेशन को फटाफट से। सर हाँ बेटा बोलो कनिष्का। वो 6 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बना 6 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? 6 से ज्यादा बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इनमें एक स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री बनती है। और ज्योमेट्री आप जानते हो कि जब हम बॉन्ड्स को पास पास लाएंगे तो उनके बीच में रिपल्शंस होने लगेंगे, क्योंकि हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 से ज्यादा मतलब 6 जब बॉन्ड्स आते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें कि रिपल्सन एक तरीके से अरेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही नवा बॉन्ड आता है तो रिपल्सन इंक्रीज होने से वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, केवल और केवल एक स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा नहीं है। क्लियर भाई? यस सर। देखें, एक बेटा आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो बार बार, एक सभी जने आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि आपको डायपोल मूवमेंट बताना है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl। देखो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिशंस में भी आता है, 12th में भी आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो इसको क्या है कि एक ट्रिक से हम याद रखते हैं, और ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ Cl आयन, Cl और डायपोल, यदि Cl बढ़ेंगे तो डायपोल मूवमेंट कम होगा। क्यों कम होता है? क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। हम इस पर एक Cl लगा रहे हैं, बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम इस पर दूसरा Cl लगाएंगे तो दूसरा Cl लगाते ही यहाँ पर एंगल 109 डिग्री का हो जाएगा। और आपको पता है कि भैया cos 0 डिग्री कितना होता है? cos में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उसी के बेसिस पर जैसे ही यहाँ एंगल बढ़ा, दोनों के बीच में 109 डिग्री का हुआ, तो पहले जो वैल्यू है उसके कंपेयर में वैल्यू कम हो जाएगी। फिर यदि तीसरा Cl बढ़ेगा तो फिर उसके एंगल पर आ गया, फिर और कम होगी, फिर चौथा आएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका तो 0 ही होता है डायपोल मूवमेंट, और इन सब का 0 नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा?
एक Cl वाले का सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे Cl हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है और आप लोग जल्दबाजी में इसको गलत करके आ जाते हो। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि Cl ज्यादा होंगे तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर बेटा बात? यस सर। चलें, बाकी की क्लास कल बेटा। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बोलें। ठीक है बेटा, बाकी कल 6:30 बजे की क्लास है आपकी। केवल आज की क्लास थी 7 बजे, कल 6:30 बजे क्लास रहेगी।